नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम लोग लघु कथा लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। लघु कथा लेखन एक बार मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं लघु कथा लेखन। और लघु कथा लेखन ये इस बार यानी कक्षा 10 में पहली बार जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है। अब आइए हम देखते हैं लघु कथा लेखन क्या वह किस प्रकार। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है यानी छोटी है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, अर्थात लघुता ही इसकी मुख्य पहचान है। जिस प्रकार उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होता है, उसी प्रकार कहानी दूरबीनी दृष्टि से देखी गई किसी घटना या कई घटनाओं का वर्णन होती है। इसके विपरीत लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है यानी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पर खाना खाते हुए किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा, किसी धीर गंभीर समझे जाने वाले व्यक्ति के ठुमके, किसी नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक, किसी की निश्चल हंसी, मस्त सा किसी का चेहरा, किसी की उदास भावभंगिमा या विदाई के समय दूल्हा पक्ष के किसी व्यक्ति के आंसू, यही वे क्षण हैं जो लघु कथा हैं। लघु कथा उड़ती हुई तितली के परों के रंग देख गिन लेने की कला का नाम है। स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला ही लघु कथा है। भीड़ के शोर शराबे में भी किसी नन्हे बच्चे की खनखनाती हुई हंसी को साफ साफ सुन लेना लघु कथा है। भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ लेने की कला का नाम लघु कथा है। दरअसल लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेषण क्षण को विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है। लघु कथा को अक्सर एक आसान विधा मान लेने की गलती कर ली जाती है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि रचनाकार के पास बहुत ज़्यादा शब्द खर्च करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होती। लघु कथा लेखन के लिए आवश्यक बिंदु। लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पहली बात यह कि आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। दूसरी बात कि पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, 2-3 पात्र पर्याप्त हैं। तीसरा कि शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें, या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को। चौथी बात यह है कि लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। पांचवा, एक लघु कथा अधिकतम, यहाँ 200 लिखा है, 100 से 120 जो सीबीएसई का निर्देश है, 100 से 120 शब्दों में, 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे हम अनुच्छेद देते हैं आपको 80-100 शब्दों में लिखने के लिए, आप लोग लिखते हैं 150 शब्द, तो वही इसीलिए यहाँ बता दिया है कि 200 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 100 से 120 शब्द है, दिशा निर्देश है सीबीएसई की तरफ से। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा का रूप दीजिए। यहाँ कुछ मैं पंक्ति दे रहा हूँ, इसे एक लघु कथा के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। आज शाम से मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकर इकट्ठा कर रख लिए थे। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। दूसरी कथा है, एक धनी सेठ था, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम त्रिशूल था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, वह कठिन परिश्रम करता था, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगत में पड़ गया और लापरवाह हो गया, उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। तो इन दोनों प्रारूप को जो है आपको एक लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करना है, मतलब लिखना है। मैं एक आपको शीर्षक, अभी यहाँ मैंने एक
प्रारूप दिया है, कभी कभी क्या है कि एक शीर्षक दे दिया, मान लीजिए जैसे बंदर और मगरमच्छ, और कहा जाए कि इस पर आप लघु कथा लिखिए। तो बंदर और मगरमच्छ शीर्षक की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक शीर्षक दूंगा, आपको उसके अनुसार उस यानी शीर्षक के अनुसार आपको कहानी बनानी है। वहाँ रूपरेखा आपको मतलब नहीं मिलेगा। दोनों तरह से हमें तैयार रहना है, चाहे वो रूपरेखा देते हैं मान लीजिए परीक्षा में, तो उसके आधार पर भी हम कहानी लिख सकें, और चाहे सिर्फ शीर्षक दे दिया और कहें कि इसके आधार पर मतलब इस शीर्षक पर आपको एक कहानी लिखना है, तो उस तरह भी हम लिख सकें। तो दो तो मैंने आपको यानी रूपरेखा दिया, इन दोनों रूपरेखा के आधार पर आपको सोच के कहानी लिखनी है। अब मैं एक आपको बंदर और मगरमच्छ की जो शीर्षक है कहानी सुनाता हूँ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसकी मित्रता उसी नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई थी। बंदर रोज पेड़ से तोड़कर मीठे मीठे जामुन खाता था और मगरमच्छ को भी खाने के लिए देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन लेकर अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा, जब जामुन इतने स्वादिष्ट हैं तो इन जामुनों के खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसके दिल में बंदर का कलेजा खाने की इच्छा पैदा हुई और अपने पति से उस बंदर का दिल लाने के लिए जिद की। मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच्छ ने बंदर से जाकर कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है, उसने उसको भोजन पर बुलाया है। बंदर ने कहा कि वह पानी में कैसे जा सकता है, तो मगरमच्छ ने कहा कि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलेगा। अपने मित्र की बात का भरोसा कर बंदर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तब मगरमच्छ ने भेद खोलते हुए कहा कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है, इसलिए वह उसको अपने साथ ले जा रहा है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर को बहुत धक्का लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और बोला, ओह, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ की खोखल में संभाल कर रखा हुआ है। पहले ही बता देते तो मैं अपनी भाभी के लिए वहीं निकाल कर दिल दे देता। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जल्दी से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला कि अरे मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? तूने मित्रता में धोखा किया है, जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। तो इस तरह से मतलब मैंने आपको बंदर और मगरमच्छ की ये लघु कथा सुनाई। इसी आधार पर आपको एक लघु कथा लिखना है। शीर्षक है एक शेर और चूहा की। आपने बहुत सारी ये कहानी सुना होगा, कई बार सुना होगा, और शेर और चूहा की। तो शेर और चूहा की ही आपको एक कहानी लिखनी है, ठीक है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।